हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो सातों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के पिछले 24 शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है। तो पिछले दिनों जो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में 20 शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हुआ है और कल जो 17 नवंबर का 4 शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हुआ था। तो 20 शिफ्टों का पेपर का लेवल कुछ अलग था और कल 17 नवंबर के पेपर का लेवल कुछ अलग था। यानी जो 12 नवंबर से लेकर 16 नवंबर के बीच में ये 20 शिफ्ट पूरा हुआ है। तो इसमें जो जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे, तो सवालों का लेवल कुछ अलग था, कुछ नए सवाल देखने को मिला था। लेकिन कल जो 17 नवंबर का 4 शिफ्ट का पेपर हुआ था, जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो पीवाईक्यू के आधारित पर पूछे गए थे। यहाँ तक कि जो करंट अफेयर के भी सवाल पूछे गए थे ना, वो आपके 2024 के कई एग्जामों में पूछे गए, वही सवाल सेम टू सेम पूछे गए हैं। योजना के तो कई सवाल भाई रिपीट देखने को मिला था। तो अब देखिए किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्ट के लिए। तो ये क्लास आपके लिए होने वाला है। जो आज का क्लास हम डिस्कस करेंगे, लगभग 65 प्रश्न इस क्लास में करेंगे। इसमें आपका जीएस, करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग होंगे। तो आपके लिए रामबाण ये पेपर होने वाला है। तो अपने शिफ्ट से बैठने से पहले इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा, आपको काफ़ी फायदा होने वाला है और सवालों का आइडिया भी मिलेगा कि किस लेवल का और किस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं आने वाले शिफ्ट में। ओके मेरे दोस्त, तो जिनका भी पेपर 30 नवंबर तक होने वाला है, इस पेपर को एक बार जरूर हल करिएगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का जो पूरा पैटर्न है वो बदल चुका है। अब किस लेवल का सवाल पूछा जा रहे हैं, आज की क्लास में हम क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। ओके, और एक बात, आपका किस तारीख को एग्जाम है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके दोस्त मेरे, चलिए भाई, तो आज के इस रामबाण पेपर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जीएस के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की है? कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित है किस बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह पर भार कम करने में मदद की है? तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? तो कौन सी नदी मध्य प्रदेश होकर बहती है? तो याद रखिएगा बेतवा नदी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? हिंदी उपन्यास झूठा सच किसने लिखा है? तो ये यशपाल ने लिखा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? बिसागु महोत्सव के दौरान कौन सा लोक नृत्य आयोजित किया जाता है? तो याद रखिएगा बागु रुम्बा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार तो किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरी सबसे अधिक है? तो दमन और दीव की है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय यानी 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? किस राज्य में द्विसदनीय 2 सदनों वाला राज्य विधानमंडल है? तो कर्नाटक राज्य में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है जो कि कितने मंजिलों में विभाजित है? दौलताबाद स्थित चांद मीनार 210 फीट ऊंची सुंडाकार मीनार है जो कि कितने मंजिलों में विभाजित है? तो ये 4 मंजिलों में विभाजित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? भारतीय सुधारक ज्योतिराव फूले मुख्य रूप से भारतीय समाज का किस सामाजिक बुराई के आलोचक थे? तो जातिगत भेदभाव के। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना
पंडित सारंग देव द्वारा की गई थी? याद रखिएगा संगीत रत्नाकर की। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 10। केंद्र सरकार के बजट को किसके नाम से जाना जाता है? केंद्र सरकार के बजट को किसके नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय बजट के नाम से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो दोस्त मेरे, किस देश की आधिकारिक भाषा सिंहली है? तो श्रीलंका देश की। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे बढ़ने से पहले दो काम आप करेंगे। पहला तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बगल में घंटा होगा उसको प्रेस करके दबा देंगे, क्योंकि जैसी क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी और ऑल पे नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपका किस तारीख को एग्जाम होने वाला है, क्योंकि जब तक आपका पेपर समाप्त नहीं हो जाता तब तक ये क्लास चलेगी भाई, रुकेगी नहीं। ओके, तो इसलिए अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा। देखिए, निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए, इन गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो 2000 में तो केलुचरण महापात्र को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 14। 1905 में निम्नलिखित में से किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? 1905 में किसने एमजी रानाडे की मदद से सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15। किस याचिका का अर्थ हम आदेश देते हैं? बताइए, किस याचिका का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं? तो ये परमादेश का है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? तो ये कृष्ण जन्माष्टमी संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? तो कौन सा नृत्य प्रदर्शन केली कोट्टू से आरंभ होता है? तो कथकली होता है भाई। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जिनका भी आने वाले शिफ्टिंग पेपर है वो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे भाई। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको जरूर से जरूर तैयार करेंगे। 2023 का भी क्वेश्चन आप देख लेंगे भाई, क्योंकि 2023-2024 में लगभग मिलाकर चलिए कि आपके पेपर 25 से 30 शिफ्टों में हुए हैं, तो सभी देख लीजिएगा एक नज़र में। ओके, तो गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में। डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय चीन में दूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो इब्न बतूता को भेजा गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जश्न मनाने के लिए कितने दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? तो ये 5 दिनों तक चलने वाला कार्यक्रम है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक है? ये महत्वपूर्ण सवाल है।
तो बताइए ए फाइन बैलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोहिंटन मिस्त्री हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23। लेबांग बुमानी नृत्य ये किस राज्य का फसल नृत्य है? लेबांग बुमानी नृत्य किस राज्य का फसल नृत्य है? तो ये त्रिपुरा राज्य का। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 24। एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध है? एस बालाचंद्र कौन से वादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बीड़ा के लिए। ऑप्शन बी यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 25। तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तैराकी में लेन की न्यूनतम चौड़ाई मीटर में कितनी होती है? तो 2.13 मीटर होती है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है क्योंकि इस तरह का एक एक सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक है? बताइए एन ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 27। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सर जी 28 जुलाई को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्राचीन स्थल है जो कि भारत में स्थित नहीं है? हुस्गी ये भारत में स्थित है, हल्लूर भी है, इनाम गांव भी भारत में, लेकिन मेहरगढ़ बताइए कहाँ पर स्थित है? ये तो किसी दूसरे देश में स्थित है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29। आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई कैसी थी? बताइए आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई कैसी थी? तो जन थी। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भाई वर्धमान महावीर थे। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 31। चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य यानी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, और दोस्त मेरे लास्ट के जो आपका 50 से लेकर 65 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन होगा, वो आप भाई जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। वो 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए भाई इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इंग्लिश के जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा देंगे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चनों का लेवल चेक करिएगा, टाइप चेक करिएगा। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। चिल्ड्रेन हैज टू ब्रिंग देयर ओन फूड। बताइए बच्चों को अपना खाना खुद लाना होगा। चिल्ड्रेन हैज टू ब्रिंग देयर ओन फूड, यानी सवाल क्या बोला कि बच्चों को अपना खाना खुद लाना होगा। तो यहाँ पे कौन सा ग्रामेटिकल एरर आपको दिखाई दे रहा है? बताइए भाई चिल्ड्रेन क्या होते हैं? भाई चिल्ड्रेन क्या होते हैं? चिल्ड्रेन तो प्लूरल क्या होते हैं? प्लूरल नाउन होते हैं। प्लूरल नाउन होते हैं चिल्ड्रेन। तो इसके साथ क्या लगना चाहिए? हैव लगना चाहिए कि हैज? तो यदि चिल्ड्रेन प्लूरल नाउन है तो इसके साथ तो भाई हैव आना चाहिए। क्यों साथी? हैज के स्थान पर हैव का प्रयोग होगा। चिल्ड्रेन क्योंकि भाई प्लूरल नाउन है तो इसके साथ क्या होगा? हैव का। ओके दोस्त मेरे ध्यान रखिएगा। तो यहीं से क्या है? चिल्ड्रेन हैव होगा, हैव टू ब्रिंग देयर ओन फूड, क्योंकि चिल्ड्रेन एक आपका प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल लगता है ना कि सिंगुलर। ठीक है, तो चिल्ड्रेन हैज क्या भाई? ग्रामेटिकल एरर है। तो बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू बी टेकन अबैक, इसका मतलब बताइए, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? टू बी टेकन अबैक का मतलब होता है कि आश्चर्यचकित होना भाई। टू बी एक्साइटेड, बहुत ही आपके अंदर एक्साइटेड हो, यानी टू बी टेकन अबैक आश्चर्यचकित होना, बहुत ही खुशी होना, एक्साइटेड होना। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रैप्चरस
इसी तरह का तो सवाल पूछे जा रहे हैं, लास्ट में ओ यू यस का अधिक से अधिक सवाल पूछे जा रहे हैं भाई। रैप्चरस का सिनोनिम्स बताइए। रैप्चरस का मतलब होता है दोस्त मेरे उत्साहपूर्ण। क्या होता है? उत्साहपूर्ण होता है। तो इसका समानार्थी शब्द बताइए। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है? आनंदित होता है। तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि डिलाइटेड का मतलब ही होता है मेरे दोस्त आनंदित, आनंदित होता है। वरीड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? चिंतित होता है, चिंतित होता है, तो ये होगा नहीं। एजिटेटेड का मतलब क्या? उत्तेजित। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित होता है मेरे दोस्त, तो ये भी नहीं होगा। डिसगस्टेड, निराशा, निराश होता है डिसगस्टेड का। तो जैसे कि सिनोनिम्स हमसे रैप्चरस का पूछा है, तो बिल्कुल सेम हमें बताना होता है। रैप्चरस का मतलब उत्साहपूर्ण, तो इसका मतलब आनंदित, यानी पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रॉब्लम ऑफ 10 व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम। बताइए इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? समस्या अक्सर तब आती जब आप उनसे कम से कम उम्मीद करते हैं। जैसे भाई समस्या अक्सर हमारे अंदर कब आती है? जब हम कम से कम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोला है। तो प्रॉब्लम ऑफ एन क्या होगा? एराइज हो सकता है भाई, एराइज बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो प्रॉब्लम ऑफ टेन एराइज व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट देम होनागा, क्योंकि एराइज क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका प्रयोग होगा, क्योंकि वाक्य में एक्सपेक्ट यानी वर्ब का पहला पार्ट है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, तो एराइज होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके भाई, आपको ग्रामर का तो बेसिक आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सवाल क्या बोला है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग अर्थ इनटू नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। भाई पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं? बताइए। ये तो जीएस का सवाल हो गया कि पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो विभाजित करने वाली काल्पनिक रेखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड बोलते हैं क्या? देशांतर। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? देशांतर होता है। या इक्वेटर, भूमध्य, विषुवत रेखा, बिल्कुल यही तो होगा। उसे हम क्या बोलते हैं? जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, तो उस काल्पनिक रेखा क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो इस सवाल का बी ऑप्शन मेरे दोस्त राइट आंसर हो जाएगा। एक्सिस, धुरी तो नहीं बोलेंगे भाई। एक्सिस मतलब क्या होता है? अक्ष या धुरी होता है। लेटीट्यूड का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? अक्षांश होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 37। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। दिस वाटर लुक्स क्लीन, इट मे बी कंटामिनेटेड। यह पानी साफ दिखता है, हो सकता है कि यह दूषित हो। तो क्या होगा? तो इन केस, इस स्थिति में, इन केस मतलब कि इस स्थिति में, या डिस्पाइट मतलब के बावजूद, के बावजूद, क्या इसके बावजूद यह पानी आपका दूषित हो सकता है? या ऑल दो, यद्यपि भाई, यद्यपि यह पानी साफ दिखता है, हो सकता है कि यह दूषित हो। यद्यपि आपका ऑल दो बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिकॉज, क्योंकि ये तो होगा नहीं भाई। तो इस सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। भाई दो दो सवाल पूछे आ रहे हैं इनकरेक्टली। बताइए इनमें से कौन सा लिप का स्पेलिंग ठीक है? लिप का मतलब क्या होता है? छोड़ना। स्पेलिंग चेक करते रहिएगा। लीज का मतलब किराए पर देना। लीज का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे? जो किराए पर देते हैं, किराए पर देना। और लीजेंड, जो हमारा आदर्श होते हैं, उनका स्पेलिंग क्या होता है लीजेंड का? LEGEND होता है। यहाँ पे देखिए LE ये दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। लेगेसी, विरासत, जो हमारा लेगेसी विरासत बना होता है, उसका भी स्पेलिंग ठीक है। तो इस सवाल का दोस्त मेरे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। टू गेट रेडी, इसका मतलब तैयार होना। प्रिटेंड का मतलब मेरे दोस्त बहाना कहना। जो बहाना करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रिटेंड। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है?
संजोकर रखना, जो हम बिल्कुल अच्छी तरीके से संजोकर रखते हैं। और प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। प्रिपेयर मतलब कि तैयार होना, तो ये डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। टू गेट रेडी यानी प्रिपेयर, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रेडियंस का बताइए क्या हो जाएगा, इस सवाल का राइट आंसर बताइए, क्योंकि एक आख सवाल आपको भाई अपने से भी ट्राई करना है। बताइए रेडियंस का मतलब क्या होता है। रेडियंस का मतलब होता है चमक, रेडियंस का मतलब होता है चमक, या आप बोल सकते हैं प्रभा। तो इसका उल्टा बताइए, ब्रिलियंस हो जाएगा, प्रतिभा हो जाएगा। ब्रिलियंस का मतलब क्या होता है, प्रतिभा होता है। ग्लो मतलब भाई चमक, उत्तेज, ये तो इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा, क्योंकि रेडियंस का मतलब चमक प्रभा, तो ग्लो क्या हो जाएगा भाई, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ग्लो मतलब भी चमकना ही होता है। डलनेस, डलनेस का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, धुंधलापन होता है, धुंधलापन होता है, तो यही क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ग्लिटर का मतलब क्या होता है, चमक होता है। यानी दोस्त मेरे ब्रिलियंस, ग्लो और ग्लिटर ये रेडियंस का सिनोनिम्स हो सकता है, क्योंकि उसका समानार्थी शब्द बताना होता है। लेकिन डलनेस जो धुंधलापन है इसका अपोजिट हो जाएगा चमक का, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। प्रिसाइज का उल्टा बताइए। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, यथावत या ठीक बोल सकते हैं, यथावत या मेरे दोस्त ठीक बोल सकते हैं। एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब कि वास्तविक होता है, एक्चुअल का मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है। करेक्ट मतलब सही होता है। डिफिनिट मतलब निश्चित होता है। आप बताते चलिएगा भाई। वो का मतलब क्या, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। अब बताइए यथावत ठीक का उल्टा क्या होगा, तो अनिश्चित हो जाएगा मेरे दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 42। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई स्टेड माई अंकल हाउस लास्ट नाइट। बताइए इसमें प्रीपोजिशन का फिल करना है, बताइए। तो दोस्त मेरे कोई निश्चित स्थान है, यदि सवाल में निश्चित स्थान आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है तो उसके स्थान पे हमेशा किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो एट का प्रयोग करते हैं। यानी आई स्टेड एट माई अंकल हाउस लास्ट नाइट, हमेशा याद रखिए किसी निश्चित स्थान के पहले पर का प्रयोग होता है मेरे दोस्त। ओके याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो आई स्टेड एट माई अंकल्स हाउस लास्ट नाइट, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताइए ऑफशूट का मतलब क्या होता है, शाखा, ठीक है। ऑफिशिएट का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे, कर्तव्य। स्पेलिंग चेक करते, ऑफेंस, ऑफेंस का अपमान, दोष, लेकिन उसका स्पेलिंग कुछ अलग होता है, OFFENCE होता है, ENC होता है। यहाँ पे देखिए ऑफेंस यानी ए दे रखा, तो इस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, वंशज होता है, वंशज बोल सकते हैं, या आप संतान भी बोल सकते हैं। तो इस सवाल का सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 44। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इन द आई ऑफ द स्टोर्म, इसका मतलब दोस्त मेरे कि जो विवादास्पद स्थिति में होगा। इन द आई ऑफ द स्टोर्म का मतलब क्या होता है, जो दोस्त मेरे विवादास्पद में हो, विवादास्पद स्थिति में हो, उसको हम क्या बोलेंगे, इन द आई ऑफ स्टोर्म। तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा, बी इन ए कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, बी इन अ कंट्रोवर्शियल सिचुएशन। इस टाइम आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे बहुत तेजी से कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत ही विवादास्पद हो रहा है भाई, सीपीओ के पहले दूसरे और तीसरे रैंक के स्टूडेंट के साथ, है ना दोस्त मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। पैसिफाइव का समानार्थी शब्द बताइए। पैसिफाइव का मतलब होता है दोस्त मेरे शांत करना, शांत करना,
इसका क्या हो जाएगा, अपसेट। अपसेट का मतलब क्या था, अशांत करना। भाई हमें तो एंटोनिम बताना नहीं है, इसका तो उल्टा हो जाएगा भाई। इरिटेट मतलब क्या होता है दोस्त, चिढ़ना, चिढ़ाना। इरिटेट, बहुत ही इरिटेट होना यानी चिढ़ाना। सुत्थे का मतलब क्या होता है दोस्त मेरे बताइए। सुथ का मतलब बिल्कुल शांत होता है, शांत होता है, या बोल सकते हैं हल्का भी होता है। एक्साइट मतलब कि भड़काना होता है। तो इस सवाल का दोस्त मेरे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शांत, शांत का बिल्कुल सेम मिल गया भाई। पैसिफाइव सुथ। एक्साइट का मतलब भड़काना होता है। एक्साइट का मतलब दोस्त मेरे भड़काना है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो रहे हैं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46। 10, 35 और 55 का मौसम ज्ञात करें। देखिए मैथ के सवाल हम आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है, एसआई के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है, सीआई के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना है, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना है, परसेंटेज के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाना। आपका पूरा बेसिक क्लियर करके जाना है। जितने भी इस टाइम के बेसिक क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम पूछे उसको करके जाना है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये तो मेरा आपसे वादा है। देखिए 10, 35 और 55 का मौसम ज्ञात करिए। बताइए दोस्त कितना आएगा। जब आप सभी से 10, 35 और 55 का एचसीएफ पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे। तो जब भी एचसीएफ पूछे तो ऑप्शन का मदद लीजिए और वो ऑप्शन उठाइए जो कि तीनों संख्या को काट दे, 10, 35, 55 को। देखिए यदि हम पहला ऑप्शन को उठाते हैं तो क्या 15 10 को काटेगा, नहीं काटेगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। 5 देखिए काट सकता है, 5 देखिए 10 को भी काट सकता है, 5 दूना 10, 5 से 35 और 11 5 55, ये काट सकता है। 10 10 तो केवल 10 को काटेगा और पॉइंट में नहीं काटना, आपको पूर्णतः विभाजित करना है। और 25 25 किसी को नहीं काटेगा, यानी इस सवाल का यानी 10, 35, 55 का मौसपा कितना होगा, 5 हो जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा मौसपा ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 47। 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो एसआई बराबर क्या होता है, फार्मूला बताइए। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। तो प्रिंसिपल कितना दिया, 3000 दिया है तो 3000 रख दिए। रेट कितना दिया, 6% दिया है। टाइम आपका 3 वर्ष दिया है, बटे में 100 कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया। 30 गुणे 6 कितना होगा, 30 36 का 18, 180 180 दिया, 18 दिया 54, 540 हो जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन सी एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 48। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 28 31 36 43 54। अगली संख्या भाई छोटा से तो है, देखिए 28 31 36 43 54 नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। देखिए 28 31 प्लस 3, 31 36 प्लस 5, 36 43 प्लस 7, 43 54 प्लस 11, 3 5 7 11 अभाज्य संख्या हो रही है क्या, बिल्कुल अभाज्य संख्या। देखिए 3 5 7 11 अभाज्य संख्या, यानी 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, तो 13 आती है। तो 54 में 13 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा, यानी अगली संख्या इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पे 67 आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 49। 7 मित्र हैं एल एम एन ओ डी ई और एफ, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, 7 ठो मित्र हैं भाई, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यही 7 लोग को बैठाना है ना। एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए ओ जो है एल के दाएं से 5वें स्थान बैठा है, एल के दाएं से 5वें स्थान पर ओ बैठा है। यदि दोस्त मेरे एल को हम यहां बैठा देते हैं तो एल के दाएं, दायां मतलब राइट साइड में 5वें स्थान पे ओ बैठा है। 1 2 3 4 5 यानी ओ यहां बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं। एफ और ओ क्या है, दोनों एम के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी दोस्त मेरे ओ तो ऑलरेडी बैठ चुका है। यदि हम एफ को यहां पर बैठा दे तो भाई
क्या हो जाएंगे, एफ और ओ दोनों एम के निकटतम पड़ोसी, तभी देखिए एम बीच में होगा तभी तो साथी ओ और एफ एम के निकटतम पड़ोसी होंगे, है ना। ठीक है कि नहीं, किसी प्रकार का दिक्कत। सवाल बोला है कि एफ और ओ दोनों जो हैं वो एम के निकटतम पड़ोसी, एम यदि बीच में रहेगा तभी तो साइड साइड में ओ और एफ निकटतम पड़ेंगे, है ना। अब देखिए फिर अगली लाइन, एन और एल ई के निकटतम पड़ोसी है। एन और एल, एल तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठा है, एन और एल जो है वो ई के निकटतम पड़ोसी हैं। तो दोस्त मेरे एक सेकेंड, यदि एल यहाँ पर बैठा है तो यदि हम दोस्त मेरे ई को यहाँ बैठा दें और एन को यहाँ बैठा दें तो काम हमारा बन जाए, क्योंकि ई के निकटतम पड़ोसी देखिए एक साइड एल बैठ गया, एक साइड एन बैठ गया, बिल्कुल ठीक है। 6 लोग तो बैठ गए, अब एक खाली बच रहा है, तो कौन अभी तक अच्छा नहीं बैठा है तो उसको बैठा दिया जाए। एफ बैठ गया है, हो गया है, आपका ओ भी बैठ चुका है, कौन नहीं बैठा है भाई, डी नहीं बैठा है, तो डी देखिए है डी, तो यहाँ बैठा दीजिए। अब देखिए हमारा सवाल पूरा कंप्लीट हो चुका प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब सवाल क्या पूछा है कि केवल डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, डी के ठीक लेफ्ट साइड में कौन बैठा है, इधर तो राइट साइड में तो एल बैठा है और लेफ्ट साइड में ओ बैठा है, यानी मेरे दोस्त डी के ठीक बाएं कौन बैठा है, ओ बैठा है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। समझ में आया आप सभी को, ऐसे सवाल हल होते हैं दोस्त मेरे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 50। सवाल क्या दिया है भाई, एक निश्चित कूट भाषा में फ्राम को 75-19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और मेड को 21-46 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में यम के लिए कूट क्या है, जैसे सर जी फ्राम है एफ आर ओ एम, फ्राम में 4 अक्षर हैं तो 4 अलग नंबर भी कोड दिया गया है 75-19, और एम ए डी ई मेड में 4 अक्षर हैं तो इसमें भी 4 अलग नंबर कोड दिया गया है 21-46, तो हमसे यम का कोड पूछ दिया है। तो हम क्या करें, जब सिंगल पूछा यम तो हम कॉमन चेक कर लेते हैं। देखिए फ्राम में यम है और मेड में भी यम है, इसका मतलब कि यम दोनों में कॉमन है। तो आपका दिमाग कहाँ क्लिक कर रहा है, तो कोड पे, क्योंकि कोड में भी दोनों नंबर का आपका कॉमन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा 75-19 21-46। देखिए एक आपका फ्राम में भी है और मेड में भी एक है, इसका मतलब कि एक एक कॉमन मिल गया कोड में, तो ये आंसर हो जाएगा, यम का कोड 1 हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो कौन सा नृत्य विशेष रूप से कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो 13 ताली नृत्य, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 52। दक्षिण भारत के निम्नलिखित सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, दक्षिण भारत के सांस्कृतिक त्योहारों में से कौन सा राजा महाबली की लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है, तो ओणम त्योहार, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है, सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव हर साल 10 दिनों के लिए कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम में किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 54। फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कितने गज की होती है, जो फुटबॉल में गोल लाइन और पेनल्टी स्पॉट के बीच की दूरी होती है, तो 12 गज की होती है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 55। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं, जिस तरह से कल के चारों शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे जीएस के। प्रसिद्ध पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, आरसी दत्त हैं, डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त मेरे, क्वेश्चन नंबर 56। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुआ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अमीश त्रिपाठी द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। संजीवनी योजना किस सरकार द्वारा शुरू की गई है, ऐसे तो सवाल पूछे गए हैं। संजीवनी योजना
किस सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संजीवनी योजना शुरू की गई थी। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 58। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? जितने भी योजना के सवाल है आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा अपने शिफ्ट से पहले, 2 सवाल आपको मिल जाएगा। तो पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, देखिए 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में कौन क्या है भाई, आपको पढ़ लेना है। एक सवाल पूछ दे रहे हैं और अब देखिए आने वाले शिफ्ट में सीएम पूछ सकता है। 28 राज्यों के आपको सीएम के नाम याद रखना है। तो बताइए 23वें विधि आयोग अध्यक्ष कौन है इस टाइम? तो दिनेश माहेश्वरी हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या था? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 42 नंबर पे था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार और 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा अक्षर समूह संबंधित नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान है, एक अलग है, वही अलग को बताना है। तो हम क्या करते हैं, सभी का हर एक अक्षर का कोड करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन पीएमओ, पी का कोड 16, एम का 13, ओ का 15, 16 से 13 माइनस हुआ 3 का, 13 से 15 बढ़ा है +2 का। ईबीडी, ई होता है 5, बी होता है 2, डी होता है 4, 5 से 2 -3 हुआ घट गया, 2 से 4 बढ़ गया +2। देखते रहिए। LIK ऑप्शन सी देखिए, LIK L होता है 12, I होता है 9, K होता है 11, 12 से 9 कम हो गया -3, 9 से 11 +2 बढ़ गया। ROS, R होता है 18, O होता है 15, S होता है 19। देखिए 18 से 15 -3 हुआ 15 से 19, लेकिन इस बार भाई देखिए ऑप्शन डी वाले में +4 बढ़ गया। स्टार्टिंग में जो पहला ऑप्शन था, बी ऑप्शन था और सी ऑप्शन था, इसमें पहले तो -3 हो रहा है फिर +2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी वाले में पहले -3 हुआ ठीक हुआ, लेकिन लास्ट वाले में देखिए +4 कर दिया, तो यही क्या हो जाएगा, ROS अलग हो जाएगा। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डी ऑप्शन ROS इन समूह में से अलग है मेरे दोस्त। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62। यदि शब्द इंग्लिश के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी जो ये इंग्लिश आपके हैं, इंग्लिश में जितने भी अक्षर हैं, तो आपको ना अक्षर के वर्णमालाओं के क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी जैसे कि ABCDEFG, ए से लेकर जेड के क्रम के हिसाब से सेट करना है। ENGLISH, तो सबसे पहले कौन आएगा भाई? पहले तो ई आएगा भाई, क्योंकि बी या ABCD है नहीं भाई, तो कौन आएगा? ई आएगा। उसके बाद EF है, जी है, देखिए तो जी यहाँ पे आ जाएगा, GH लास्ट में H तो यहाँ आ जाएगा, HI यहाँ पे आ जाएगा, है भाई देखिए HIJKL, देखिए L यहाँ पे आ जाएगा, MN है तो N यहाँ आ जाएगा, लास्ट में S आ जाएगा यहाँ पे। तो भाई देखिए ई तो ई अपना स्थान क्या हुए, बिल्कुल अनचेंज किए, यानी अपरिवर्तित रहे, और N से G आगे बदल गया, G से H बदल गया, LSI बदल गया, I से L बदल गया, S से N बदल गया, H से S बदल गया, तो भाई केवल एक स्थान अपरिवर्तित किए, यानी सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त मेरे, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए? GDJ, KHN, OLR, SPV। तो हमने आपको बताया जब भी अक्षरों का श्रृंखला दे तो सभी समूह का पहला अक्षर उठाइए, जैसे कि GDJ का पहला अक्षर G उठाइए, KHN का पहला अक्षर K उठाइए, OLR का पहला अक्षर O उठाइए और SPV का पहला अक्षर S, इनका कोड करिए। G7, K11, O15, S19। देखिए 7 से 11 +4, 11 से 15 +4, 15 से 19 +4, तो सरजीव 19 में 4 जोड़ दिए, 19 और 23, 23 पे कौन अच्छा रहेगा? W, यानी हमारा जो आंसर मिलेगा वो W से, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि भाई W से हमारा पहला अक्षर मिला है, तो या तो ऑप्शन बी या तो सी, क्योंकि वही 2 ऑप्शन W से स्टार्ट किए हैं। अब दूसरा अक्षर चेक करने से मिल जाएगा, या तो U बीच में आएगा या तो T आ जाएगा, ये आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरा को चेक कर लेते हैं। GDJ का सेकंड अक्षर D है, KHN का सेकंड अक्षर H है,
OLR का सेकंड अक्षर L है, SPB का सेकंड अक्षर P है, तो इनका कोड करिए D4 H8 L12 P16 +4 +4 +4 +4, तो इसमें भी +4 कर देंगे। 16 4 20, 20 पे कौन होता है T20 होता है, यानी WT ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मिल गया भाई, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 10 का रिलेशन 26 है, तो 50 का रिलेशन किससे होगा बताइए। ये जो सवाल हल किया भाई 1 मिनट में, उसको मान जाएंगे उसका भाई नंबर वाला गलत सवाल नहीं होगा, सीरीज वाला। बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए भाई 1 मिनट का समय दे रहे हैं, ध्यान से हम लिख रहे हैं, तब तक आपका आंसर आना चाहिए। 10 का रिलेशन 26, पहले तो आपको यही चेक करना है, क्योंकि इसके बाद देखिए डबल अनुपात आ गया है। जब भी बीच में डबल अनुपात आ गया तो सबसे पहले आपको लेफ्ट वाला हल करना है। डबल अनुपात के पहले यानी 10 का रिलेशन 26 वाला पहले चेक करिए कि 10 से 26 कैसे बना होगा, बताइए। तो साथी 10 26 आप किसी नंबर के स्क्वायर के पास दिखाई दे रहा है, हमें तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का स्क्वायर में यदि आप 1 जोड़ देंगे तो 10 बन जाता है। उसी प्रकार 3 का क्यूब देखिए कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, यदि हम 27 में से 1 को कम कर देंगे तो 26 बन जाएगा कि नहीं। यानी पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर 3 का क्यूब किया, पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर उसमें +1 जोड़ा है, फिर 3 का क्यूब किया, उसमें से -6 किया है। तो ये 50 किस स्क्वायर के नंबर के पास का मिल रहा है आपको, 7 का। तो एक बार 7 का स्क्वायर करिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 7 का एक बार क्यूब करिए, उसमें से 1 माइनस करिए, जो स्क्वायर करा उसमें जोड़ा है, जो क्यूब किया उसमें से 1 कम किया है। देखिए 50 है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में 1 जोड़ देंगे तो 50 मिल जाएगा। तो उसी प्रकार 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, तो 343 में से कम कर दिए 342, आंसर आ जाएगा। यानी 50 का रिलेशन भाई 342 हो जाएगा। ऑप्शन बी सॉल्व का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त मेरे, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को हल करिए। और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 69 78 103 152 क्वेश्चन मार्क। बताइए 69 से 78 बढ़ रहा है यानी +9 किया है, 78 से 103, 78 22 3 25 यानी +25 किया है, 103 से 152 यानी मेरे दोस्त +49 किया है। तो सर ये तो 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो अगली संख्या क्या होगी देखिए 3 5 7 यानी +2 का अंतर हो रहा है। तो मेरे दोस्त 9 का स्क्वायर करके हम जोड़ देंगे, 9 का स्क्वायर 81, तो 152 में 81 जोड़ी कितना आएगा। चलिए बताइए, पूरा सवाल हल कर दे। ये सवाल होमवर्क आपके लिए, कमेंट करके बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्त मेरे जितने भी आपका 24 शिफ्ट पेपर हुए और कल का जो आपका 4 शिफ्ट का पेपर हुआ है, तो पूरे पेपर के आधारित पे ये पेपर हमने आपको कराया है। तो दोस्त मेरे सारे क्वेश्चन को आपको तैयार करना है, ओके, और बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर अपना पेपर देने जाना है, टेंशन नहीं लेना है। पेपर बहुत ही अच्छा रहा है, आप जिस तरह से तैयारी करके जा रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जब पेपर में थोड़े से हम बैठते हैं तो हमारे अंदर थोड़े से डर रहता है, और सवालों का जो पूछने का तरीका हो रहा है, सबसे पहले देखिए इंग्लिश पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, सबसे पहले इंग्लिश आ रहे हैं, उसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट में आपका जीएस करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं। एग्जाम का पैटर्न ऐसे है, पहले इंग्लिश, फिर आपका करंट रीजनिंग, फिर आपका मैथ, लास्ट में जीएस करंट अफेयर। ठीक है, तो दोस्त मेरे ये पूरा पेपर कंप्लीट होगा, सारे क्वेश्चन को तैयार करिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है, ओके। रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। तो अपना एग्जाम डेट हमें जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं साथ ही आज के सभी शिफ्टों के आधारित पर शाम में पूरे पेपर के साथ। तो अब जरूर से मिलिएगा शाम 7 बजे जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्ट में है। तो सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।